हेलो, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी सीए। आज इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एक है दादा फाल्के अवार्ड एंड दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021। अब ये जो अवार्ड है ये दिया गया है बॉलीवुड एक्ट्रेस वहीदा रहमान को। एंड ये जो अवार्ड है, अब हम इसके बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या, कौन देता है, कितने इसमें अमाउंट वगैरह क्या दिया जाता है। सबसे पहली बात, ये जो अवार्ड है वो इंडिया का हाईएस्ट रिकग्निशन है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, ठीक है। एंड ये अवार्ड दिया जाता है उन पर्सनालिटीज़ को इंडियन सिनेमा की जो काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया है टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन सिनेमा। एंड ये कौन सी मिनिस्ट्री देती है? ये मिनिस्ट्री देती है आपकी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उन्हीं का ही एक है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म्स फेस्टिवल। ये अवार्ड ये आपके कॉन्फर करते हैं। अब ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है दादा साहेब फाल्के जी के ऑनर में दिया जाता है। एंड उनका पूरा नाम है डी गोविंद फाल्के, ठीक है। उनके ऑनर में ये अवार्ड दिया जाता है। अब ये क्यों दिया जाता है, अब वो थे कौन वो जानते हैं। सबसे पहली बात, दादा साहेब फाल्के जी आपके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर थे और उन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी जो पहली डेब्यूट फिल्म थी वो बनाई थी राजा हरिश्चंद्र 1913 में। एंड ये इंडिया की फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म थी, इसीलिए उन्हें इस अवार्ड को उनके नाम पर रखा गया है, ठीक है। अब ये जो अवार्ड है ये आपका स्टार्ट कब से हुआ था देना? ये हुआ था 1969 से इस अवार्ड को देना स्टार्ट किया गया था। एंड फर्स्ट रेसिपेंट इस अवार्ड की थी देविका रानी, ठीक है। अब इस अवार्ड में क्या क्या प्राइज़ दिए जाते हैं, तो इस अवार्ड में स्वर्ण कमल मेडलियन दिया जाता है, एक शॉल दिया जाता है एंड एक कैश प्राइज़ भी दिया जाता है 10 लाख का, ठीक है। अब ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि कभी कभी अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे ये भी बोल सकते हैं कि क्या ये अवार्ड जो है इसमें सिंपली ऑनर ही किया जाता है, कैशलेस अवार्ड है ये, या फिर इसमें कोई कैश प्राइज़ भी दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ 10 लाख रुपीज़ तक का कैश दिया जा रहा है। तो इस अवार्ड में आपको कैशलेस वाला प्राइज़ नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स। सो ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जेपी मॉर्गन अब बन चुका है पहला ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर जिसने इंक्लूड किया है इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को। कहाँ पे इंक्लूड किया है? अपने इन्हीं का ही, जेपी मॉर्गन का ही जो एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है जिसे बोलते हैं GBIEM, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स एमर्जिंग मार्केट, ठीक है। क्या करते हैं, ये बहुत सारे इंडेक्सेस निकालते हैं लेकिन उसमें से जो एक इंडेक्स है वो एमर्जिंग मार्केट के लिए भी होता है। तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स हो जो एमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स है जिसमें सारी एमर्जिंग कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ है इन सब के बॉन्ड्स वहाँ पर रखे जाते हैं, उनको वेटेज दी जाती है। तो उन्हें उनके लिए बनाया हुआ है इंडेक्स GBIEM, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि ये जो स्टेप है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपकी इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इसकी वजह से आपके बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनफ्लो होगा इनटू द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये आपका इंडेक्स काम कैसे करता है, ठीक। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो इंडियन लोकल बॉन्ड्स है उन जो भी एलिजिबल होंगे उनको इंडेक्स में ऐड किया जाएगा, इंक्लूजन होगा। एंड ये आपका 10 महीने का जो पीरियड है उसके दौरान किया जाएगा। एंड दैट विल बी फ्रॉम 28 जून 2024 थ्रू 31 मार्च 2025। इस दौरान इसको एलिजिबल जो भी तुम्हारे बॉन्ड्स हैं, इंडियन लोकल बॉन्ड्स हैं, उनको इंक्लूड कर लिया जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? बेसिकली जो ये आपके जेपी मॉर्गन डेट इंडेक्स है या कोई भी और इस तरह के इंडेक्स होते हैं उनमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। कैसे इन्वेस्ट करते हैं? इंडेक्स के अंदर जिस बॉन्ड को जितना वेटेज दिया गया है
ठीक है, इंडेक्स में जितना वेटेज दिया गया है उसके अकॉर्डिंग वो आपके ग्लोबल इन्वेस्टर्स अपने फंड्स को एलोकेट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को। ठीक है, कि मान लीजिए किसी का वेटेज आपका बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर इन्वेस्ट ज़्यादा कर देंगे, किसी का वेटेज कम है तो वहाँ पर आपका हो सकता है कि फंड्स वो एलोकेट ना करें, इन्वेस्ट करें या ना करें, दैट डिपेंड्स। ठीक है, अब जो ये JP Morgan GBIEM ये जो आपका इंडेक्स है ये आपका काफ़ी ज़्यादा ट्रैक किया जाता है, मतलब इसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस इंडेक्स को काफ़ी ज़्यादा रेफ़र करते हैं जब भी उन्हें कोई भी पैसा इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है, सो एनालिस्ट कहते हैं कि इससे क्या होगा, जब इंडिया के गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपके इस ग्लोबल इंडेक्स के ऊपर आपके एनलिस्ट किए जाएंगे तो उसकी वजह से अराउंड 25 to 30 बिलियन डॉलर्स आपका कैश इनफ्लो होगा इनटू द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, एंड ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इतना ज़्यादा पैसा क्यों आएगा, तो इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं अब उनके पास काफ़ी कम ऑप्शन रह गया है, बिकॉज रशिया को एक्सपेल कर दिया गया है एंड उसका रीज़न यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से एंड जो भी अभी फाइनेंशियल ट्रबल्स चल रहे हैं विद द चाइना। ठीक है, उनकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं आपके वो ज़्यादा उनके पास ऑप्शंस नहीं है कि वो किस कंट्री में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो कहा जा रहा है कि अराउंड 25 to 30 बिलियन डॉलर का जो कैश इनफ्लो है वो इंडियन इकोनॉमी में आ सकता है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि क्या एकलौता यही ग्लोबल प्रोवाइडर है जो इंडियन सिक्योरिटीज़ को ऐड किए हुए है या कोई और भी करेगा, तो कह रहे हैं कि FTSE रसल ये एक बहुत बड़ा इंडेक्स प्रोवाइडर है एंड इसने इंडिया के जो बॉन्ड्स हैं उसे अभी अपनी वॉच लिस्ट में डाला हुआ है कि हाँ ठीक है, अगर परफॉर्मेंस हमें ठीक लगती है तो हम इसे भी इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, अब बात करें कि कितना बड़ा है FTSE एमर्जिंग मार्केट गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स कैप्ड, ये पूरा इंडेक्स का नाम ही है। ये जो आपका इंडेक्स है इसमें अभी जो एंड हुआ है ना अगस्त, वहाँ पर 1477 बिलियन डॉलर फंड आपका इनफ्लो हुआ था। ठीक है, इतना ज़्यादा जो फंडिंग है इस इंडेक्स के थ्रू हुई थी। ठीक है, तो ये आपका अराउंड 6 टाइम्स बड़ा है JP Morgan गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स एमर्जिंग मार्केट ग्लोबल डाइवर्सिफाइड इंडेक्स से। ठीक है, अब आप इस इन शॉर्ट ऐसा याद रख लो कि FTSE रसल जो इंडेक्स है वो 6 टाइम बड़ा है देन द JP Morgan बॉन्ड इंडेक्स। ठीक, अब हम देखते हैं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। तो इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, सबसे पहला है इंटरेस्ट रेट। तो देखिए जो आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उनका जो यील्ड है वो डिक्रीज़ करेगा। क्यों करेगा, जैसे जैसे आपकी फॉरेन डिमांड है गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए वो इंक्रीज़ करेगी। सो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की डिमांड की वजह से यील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं। देख लीजिए कोई भी आपके पास गवर्नमेंट बॉन्ड है, ठीक है, और मान लीजिए आपका ₹100 का है। ठीक है, आप कोई भी एक पर्सन है उसने ये गवर्नमेंट बॉन्ड है उसने गवर्नमेंट से इसे ख़रीद लिया, एट रुपीज़ कितने पे ले लिया, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आपको 100 रुपये दे देता हूँ, लेकिन आप मुझे जब पे बैक करोगे, ए ने गवर्नमेंट से कहा है कि जब आपको मुझे पे बैक करना होगा तो आप मुझे देंगे ₹107 सॉरी, मान लीजिए 107 रुपीज़ दे रहे हो, तो ये 100 रुपीज़ जो है ये आपकी फेस वैल्यू है। ठीक है, इस बॉन्ड की फेस वैल्यू है और जो रिटर्न आपको मिलेगा वो 100 रुपीज़ का मिलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए ए ने अपने इस बॉन्ड को बेच दिया, बी को बेच दिया और वो उसने बोला कि ठीक है तुम्हें ना ये बॉन्ड ले लो मुझसे, मैंने तो गवर्नमेंट को 100 रुपये दिए थे, रिटर्न में मुझे 107 रुपये आने हैं, मैं तुम्हें दे देता हूँ 105 रुपये मैं दे देता हूँ। ठीक है, तुम 2 रुपये कमा लेना क्योंकि थोड़ा टाइम बीत चुका है, थोड़े टाइम बाद आपका गवर्नमेंट पैसा दे ही देगी तो आपको 1078 रिटर्न मिल जाएगी। ठीक है, 2 रुपये का तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा। तो मान लीजिए बी ने ख़रीद लिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो ये डिफरेंस है बिटवीन जो आपका रिटर्न आता एंड जो आपका ये मार्केट प्राइस है 105 को हम यहाँ क्या बोलेंगे, मार्केट प्राइस है इस बॉन्ड का।
तो जो मार्केट प्राइस और ये जो रिटर्न है, इनके बीच का ये जो डिफरेंस होता है, इसको हम बोलते हैं यील्ड बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपके गवर्नमेंट बॉन्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा होने लग गई, अब ए को ये जो बॉन्ड है ये सेल करना है, वो बेचता है, मान लीजिए सी को बेचना है उसे, ठीक है। अब डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, तो अब क्या आपको लगता है जो नॉर्मल मार्केट था तब ए ने इस बॉन्ड को 105 पे बेच दिया था, अब तो डिमांड बढ़ गई ना, मतलब लोग इस चीज़ को महंगे में भी ख़रीदना चाहेंगे, तो ये सी को अब आपका मान लीजिए 106 रुपये में बेचता है। अब मार्केट प्राइस कितना हो गया इस बॉन्ड का, 106 रुपीज़ हो गया है। तो अब यील्ड कितना हो जाएगा, 107 और 106 में कितना डिफरेंस है गया है, सिर्फ 1 रुपये का। तो यील्ड अब पहले से क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है। जैसे ही मार्केट प्राइस इंक्रीज़ किया आपके बॉन्ड का, वैसे ही आपकी यील्ड भी क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। जो पहले 2 रुपये थी वो अब कितनी हो गई, 1 हो गई, जैसे ही मार्केट प्राइस इंक्रीज़ किया आपका, ठीक है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि आपका जो फॉरेन डिमांड है गवर्नमेंट बॉन्ड्स की, उसकी बढ़ने की वजह से अगर ये इंक्रीज़ करती है तो आपका यील्ड भी क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, एंड जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट जो है फाइनेंशियल सिस्टम में वो आपके डिक्रीज़ कर जाएंगे, ठीक है। अब जो एनालिस्ट हैं वो ये भी कहते हैं कि इस हाई इनफ्लो की वजह से आपके इंटरेस्ट रेट पे क्या आ रहा है, डाउनवर्ड प्रेशर आ रहा है। सेम ही बात बोलते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि मेन बात उन्होंने ये बोली है कि हाई इनफ्लो की वजह से डाउनवर्ड प्रेशर तो आएगा इंटरेस्ट रेट पे, लेकिन ये जो प्रेशर है आपको कब देखने को मिलेगा, जून 2024 से पहले पहले मिल जाएगा, ठीक है। उससे पहले आपको ये डाउनवर्ड प्रेशर फील होगा। अब हम बात करते हैं कॉरपोरेट बॉन्ड्स एंड द मार्केट्स की। अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द कॉरपोरेट बॉन्ड एंड यील्ड्स जो है, कॉरपोरेट जो बॉन्ड यील्ड्स होती है उन्हें बेंचमार्क किया होता है विद द यील्ड ऑन द गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है। सो जैसे जैसे आपकी यील्ड डिक्लाइन करेगी ना गवर्नमेंट बॉन्ड की, वैसे वैसे कॉरपोरेट बॉन्ड की यील्ड भी क्या कर जाएगी, पैन इंडिया डिक्लाइन कर जाएगी, ठीक है। सभी इंडस्ट्रीज़ की जो इंडस्ट्रीज़ के कॉरपोरेट बॉन्ड्स हैं वो भी डिक्लाइन करेंगे, ठीक है। अब जब आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज़ होगी, मतलब इंटरेस्ट रेट आपका डिक्रीज़ कर रहा है, तो आपके कॉरपोरेट सेक्टर को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, एंड जिनकी वजह से उनके जो स्टॉक प्राइजेज़ हैं वो भी क्या करेंगे, बूस्ट अप होंगे, इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रुपी की। रुपी पे देखा जा रहा है कि हायर इनफ्लो की वजह से रुपी आपका स्ट्रेंथन होने वाला है, एंड जिसकी वजह से आपका रिटेल इन्फ्लेशन के ऊपर प्रेशर होगा। हालांकि आरबीआई जो है उसके पास काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि वो इस चीज़ को चेक में रख सकता है, मतलब रुपी को स्टेबल रख सकता है, लिक्विडिटी को मेंटेन करके रख सकता है, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ने नहीं देगा, और जिसकी वजह से रिटेल इन्फ्लेशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता है। लेकिन हाँ, ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है, हायर इनफ्लो की वजह से रुपी की डिमांड बढ़ेगी, रुपी की डिमांड बढ़ेगी तो वो स्ट्रेंथन होगा, और जैसे ही आपका रुपी स्ट्रेंथन होगा तो आपका रिटेल इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं इंडिया के वो बूस्ट करेंगे इन 2024 एंड 25 में, ठीक है। ये क्यों होगा, क्योंकि पॉजिटिव जो सेंटिमेंट आएगा, मतलब इन्वेस्टर्स को ये लगेगा, देखो एक तो ग्लोबल प्रोवाइडर इंडेक्स है और उसमें आपने इंडिया के गवर्नमेंट बॉन्ड वहाँ पे आ रहे हैं, तो कोई भी ग्लोबल प्रोवाइडर उस इकोनॉमी को तो ऐड नहीं करेगा जो बेटर परफॉर्म नहीं कर रही होगी, पुअर परफॉर्म कर रही होगी। तो इन्वेस्टर्स को लगेगा जब गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आपने इंडेक्स में ऐड किए हैं ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर ने, मतलब इकोनॉमी बढ़िया चल रही है, तो इसीलिए वो ज़्यादा आपके एंथुजियास्ट होंगे टू इन्वेस्ट इन इंडिया, ठीक है। तो इसीलिए पॉजिटिव सेंटिमेंट हो रहा है, पॉजिटिव सेंटिमेंट आपका जनरेट हुआ है अमंग द ग्लोबल इन्वेस्टर्स ड्यू टू द इंक्लूजन इन द JP मॉर्गन इंडेक्स, ठीक है। एंड इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हायर इनफ्लोज आएंगे, आपका जो भी रिमाइंडर अभी फाइनेंशियल ईयर बचा हुआ है उसके दौरान भी आएंगे, ठीक है। अब इस नेक्स्ट और एक और चीज़ है, आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इंडिया का वो अभी इन द रेंज ऑफ 1.5 to 1.6% ऑफ GDP चल रहा है, ठीक है।
अब इन इन्फ्लोज की वजह से कहा जा रहा है कि इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सरप्लस होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सरप्लस में हो जाएगा। एंड ये जो आपका सरप्लस है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमी की बेटरमेंट के लिए, ठीक। अब कंसर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो कंसर्न्स में ये कहा गया है कि बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो होने की वजह से आपके कुछ मैक्रो इकोनॉमिक जो प्रूडेंशियल रिस्क हैं वो जनरेट होते हैं, ठीक है, वो आपके इसके साथ ही आते हैं। जैसे कि रिटेल इन्फ्लेशन के लिए हमने कहा है कि वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है, ठीक है, उसके इंक्रीज़ होने का रिस्क है। दूसरा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की वजह से आपका जो फाइनेंशियल मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर कोई भी एक्सटर्नल शॉक आता है इकोनॉमी में, ठीक है, इकोनॉमी को कोई भी एक्सटर्नल शॉक अगर फेस करना पड़ता है, एक्सटर्नल शॉक जैसे कि अभी हो रहा है कि आपका वॉर की वजह से, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो आपने देखा था कि प्राइस ऑफ फ्यूल, उन पे जो भी आपका उतार चढ़ाव आता है तो इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ता है। इंडिया में जो फ्यूल के प्राइसेस हैं वो भी उसी के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो इस तरह के जो एक्सटर्नल शॉक्स हैं वो उसके लिए आपकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाएगी, मतलब वनरेबल हो जाएगी। एंड जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा रिस्की काम नहीं करते। अगर उन्हें कोई भी मार्केट, जैसे कि इंडिया का मार्केट हो गया, बहुत ज़्यादा रिस्की लगने लगे किसी भी एक्सटर्नल शॉक की वजह से, तो वो बहुत जल्दी वहाँ से पैसा निकालना शुरू करते हैं, कैपिटल फ्लाइट शुरू हो जाता है, ठीक है। और जिसकी वजह से आपकी डोमेस्टिक करेंसी और आपके बॉन्ड मार्केट दोनों पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, क्योंकि एकदम से सारा इंडियन इकोनॉमी से पैसा फिर बाहर जाने लगता है, ठीक है। और इसी सडन एग्ज़िट की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर आपके सडनली एग्ज़िट कर रहे हैं, उसकी वजह से आपके स्टॉक मार्केट के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक। और जो इंडियन मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उनको भी लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और ये आपका हिस्टोरिकली हुआ भी है कि जब इंडिया ने कैपिटल आउटफ्लो देखा है तो आपका रैपिडली रुपी भी डेप्रिशिएट किया है। तो ये सारे आपके कुछ कंसर्न्स है रिगार्डिंग वही आप जो इतने बड़े ग्लोबल इंडेक्स बॉन्ड मार्केट के अंदर आपको इंक्लूड किया गया है। सो कंक्लूजन हम क्या दे सकते हैं इसके लिए, कंक्लूड अगर हम करें, वे फॉरवर्ड आप बेटर कह सकते हो कि वे फॉरवर्ड तो यही है, देखो अगर आपका फाइनेंशियल सेक्टर इस इंक्लूजन की वजह से बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो रहा है तो आरबीआई एंड गवर्नमेंट इन दोनों को ही रॉबस्ट मॉनिटरिंग करनी होगी और कुछ आपके इंटरवेंशंस करने होंगे जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन की जा सके, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की। और जो आरबीआई है उसे इंश्योर करना होगा कि फाइनेंशियल जो मार्केट है उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे एंड जो फाइनेंशियल मार्केट है वहाँ पर स्पिल ओवर जो इफ़ेक्ट्स है वो ना आए रियल इकोनॉमी में, ठीक है। स्पिल ओवर इफ़ेक्ट्स मतलब जैसे कि आपका इन्फ्लेशन का हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, मनी सप्लाई हो गया, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपकी फाइनेंशियल मार्केट को फेस ना करनी पड़े और आरबीआई को इंश्योर करना होगा कि वो स्टेबल रहे ताकि कैपिटल आउटफ्लो एकदम से ना हो, कैपिटल फ्लाइट वाली कंडीशन ही जनरेट ना हो। सो आज के लिए इतना ही, आज हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, कुछ हेल्प हुई होगी टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप स्टडिंग, बाय।